हेलो जुडिशरी एस्पिरेंट्स, मैं हूं यशका सोनी और आज के अपने इस सेशन में इम्पोर्टेंट केस लॉ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसमें एक और सीरीज ऐड करते हैं जिसमें हम 3 तलाक से संबंधित महत्वपूर्ण वादों को, चुनौती के आधारों को और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों को समझेंगे। आइए 3 तलाक अर्थात तलाक को जानते हैं कि तलाक होता क्या है। तलाक एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्मुक्त होना या करना। यह मुस्लिम विधि में विवाह से मुक्ति को बताता है। यूं तो मुस्लिम विधि में विवाह को एक मजबूत समझौता कहा जाता है और इसे संविदा भी कहा जाता है, और इस संविदा को भंग करने या इससे मुक्त होने के लिए पति या पत्नी द्वारा दोनों की आपसी सहमति से या विधिक प्रक्रिया से निर्मुक्त हुआ जा सकता है। मुस्लिम विधि के अनुसार तलाक 2 प्रकार के हैं, तलाक सुन्नत और दूसरा है तलाक बिद्दत। तलाक सुन्नत 2 प्रकार की हैं, जिसमें पहला है तलाक एहसन और दूसरा है तलाक हसन। तलाक सुन्नत यह मुस्लिम विधि में एक परंपरागत विधि है जिसमें विवाह को भंग करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, जिसमें विवाह के दौरान यदि पति और पत्नी के बीच कोई भी विवाद या अनबन होती है तो वह इस प्रक्रिया के आधार पर विवाह विच्छेद कर सकते हैं। क्योंकि यह एक परंपरागत विधि है, इसमें विवाह को पुनः स्थापित करने के लिए 90 दिन की अवधि, जिसे इद्दत की अवधि कहा गया है, वह प्रदान की जाती है, जिसके आधार पर यदि पति और पत्नी चाहे तो आपसी सुलह और समझौते से विवाह को पुनः स्थापित कर सकते हैं और उसमें पुनः प्रवेश कर सकते हैं। इसके आधार पर विवाह अवैध भी नहीं होता है। दूसरी विधि है तलाक बिद्दत। यह परंपरागत नहीं है, यह जिसमें पति द्वारा पत्नी को 3 बार तलाक एक ही समय में बोल दिए जाने या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जिसमें मैसेज या ईमेल आते हैं, लिखकर भेज देने मात्र से विवाह भंग हो जाता है, जिसमें पुनः प्रवेश का कोई मार्ग नहीं बताया गया है। केवल हलाला ही इसका पुनः प्रवेश का एकमात्र आधार है। मुस्लिम विधि में स्त्रियों को यह भी अधिकार प्रदान नहीं किया गया कि वे तलाक के कारण को जान सकें और कोई भी प्रश्न उठा सकें। इसी कारण कहीं न कहीं महिलाओं पर अर्थात मुस्लिम महिलाओं पर कहीं न कहीं अन्याय और अत्याचार होता आया है और उनका शोषण भी होता आया है। इसी आधार पर सर्वप्रथम शाह बानो वर्सेस मोहम्मद अहमद का वाद आया, जो कि 1985 में सर्वप्रथम 3 तलाक के मुद्दे को न्यायालय में लाया गया था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल संहिता पर बल दिया। दरअसल शाह बानो को उनके पति ने 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया था। इसके बाद शाह बानो ने अपने पति से हक महर के अलावा गुजारे भत्ते की भी मांग की और यह भी मामला अदालत में पहुंच गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि धारा 125 के तहत मुस्लिम महिला को भी गुजारा भत्ता पाने का पूर्ण अधिकार है। पहले तो तत्कालीन सरकार ने न्यायालय के इस फैसले की बड़ी ही सराहना की, पर जैसे ही मुस्लिम कट्टरपंथियों का दबाव तत्कालीन सरकार पर पड़ा तो तत्काल ने उसके सामने अपना समर्पण कर दिया। तत्कालीन सरकार ने मुस्लिम कट्टरपंथी तत्वों को संतुष्ट करने के लिए न्यायालय के फैसले को ही पलट दिया। वोट बैंक ने सरकार को इस कदर मजबूर कर दिया कि मुस्लिम महिलाओं के हक की बात को ही अनसुना कर दिया गया, जिसके द्वारा तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को आजीवन दमन का शिकार होने के लिए छोड़ दिया गया। इसी आधार पर शायरा बानो वर्सेस भारत संघ का वाद, जो कि शाह बानो मामले के ठीक 32 वर्ष बाद आया, जिसने 3 तलाक के मुद्दे को फिर से गरमा दिया और मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया। शायरा बानो वर्सेस रिजवान खान, जो कि 15 साल से शादीशुदा थे, 2016 में रिजवान अहमद ने अपनी पत्नी शायरा बानो को 3 तलाक द्वारा तलाक दे दिया, अर्थात तलाक बिद्दत के द्वारा। इसके विरुद्ध शायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की और जिसमें उन्होंने मुस्लिम विधि के 3 आधारों को चुनौती दी, जिसमें तलाक बिद्दत, जो कि 3 तलाक है, निकाह हलाला, जो कि प्रथम विवाह में तलाक होने के बाद दूसरे विवाह में जाना और उसको पूरा परफॉर्म करना, उसके बाद में पुनः अपने प्रथम विवाह में प्रवेश की व्यवस्था की गई है, और दूसरा है एक से अधिक विवाह अर्थात बहुविवाह। इस आधार पर इसके लिए 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक बेंच बैठाई गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश जगदीश केहर, जस्टिस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस कोरियन जोसेफ, जस्टिस रहीमन और जस्टिस यूयू ललित थे। पिटिशनर थी शायरा बानो और रिस्पोंडेंट थे रिजवान अहमद। भारत संघ, कानून एवं न्याय मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, अल्पसंख्यक राष्ट्रीय मंत्रालय और महिला आयोग, और लास्ट था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड। इन तीनों ही मामलों में
सुप्रीम कोर्ट ने सभी से लिखित कथन मांगे। सभी पक्षों के लिखित कथन प्राप्त होने के बाद न्यायालय इस निर्णय पर पहुंचा कि इसमें दो प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, जो कि पहला है, क्या 3 तलाक मुस्लिमों की परंपरा का आवश्यक तत्व है, और दूसरा, क्या 3 तलाक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। आइए निर्णय को पार्ट में या भागों में समझते हैं कि क्या निर्णय थे। सर्वप्रथम सीजेआई जगदीश केहर और अब्दुल नज़ीर ने कहा कि 3 तलाक, जो कि वह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक भाग है और अनुच्छेद 25 के तहत सभी धर्मों को एक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, इस प्रकार यह अनुच्छेद 25 के तहत सुरक्षा पाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने कोई भी हस्तक्षेप इस निर्णय पर या इस मामले पर नहीं किया और नहीं करना चाहती थी, और इसके साथ ही 3 तलाक को वैध या इसकी अवैधता के निर्णय के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संसद को कानून बनाने के लिए एक मार्गदर्शन दिया, जिसके आधार पर इन दोनों न्यायाधीशों ने यह मामले में रोक लगा दी और संसद को 6 महीने का समय दिया, जिसके आधार पर वह कानून पारित कर सकें, जिसके आधार पर 3 तलाक को अवैध घोषित किया जा सके। दूसरा भाग देखते हैं, जिसमें जस्टिस नरीमन और यूयू ललित थे। इनका कहना था कि चाहे संविधान के पहले का कोई भी कानून हो या बाद का, इसके द्वारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 13 के तहत व्यक्तिगत विधि पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, लेकिन इस अनुच्छेद 13 के अंतर्गत चुनौती नहीं दी गई थी, बल्कि इसे अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 के अंतर्गत चुनौती दी गई थी। तो यदि कोई भी कानून मौलिक अधिकार को निर्बंधित या उसका उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है, क्योंकि यह कहीं न कहीं महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा था, जो कि 3 तलाक द्वारा उनका शोषण और उनके साथ अन्याय हो रहा था। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने यह अधिकार दिया या यह अधिकार है कि वह अनुच्छेद 14 के अंतर्गत इसे असंवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते थे। इसी में तीसरे भाग में जस्टिस कोरियन जोसेफ ने कहा कि 3 तलाक की प्रक्रिया गैर इस्लामिक है और यह मुस्लिम विधि का आवश्यक तत्व या आवश्यक अंग भी नहीं है, क्योंकि इसमें हलाला के अलावा कोई भी रास्ता विवाह को पुनः स्थापित करने के लिए नहीं बचता है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में निर्णय जो पारित किया वह 3:2 के अनुपात में पारित हुआ, जिसमें बहुमत 3 तलाक को अवैध घोषित करने की तरफ था, जिसके आधार पर 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया और इस प्रकार संसद को इस पर कानून पारित करने के लिए भी कहा गया और 3 तलाक को संसद द्वारा कानून बनाने के बाद उसे असंवैधानिक या अवैध घोषित किया गया। आज के सेशन में हमने यही सारे मुद्दों पर बात की और जाना कि 3 तलाक से संबंधित क्या निर्णय है और 3 तलाक किस प्रकार अवैधानिक है। धन्यवाद।